Everyone, in this lecture, we will be starting with Unit 2 of our SQA. So, till last point of time, we are done with Unit 1. Unit 2 अभी अगर आप देखेंगे it's quite simple compared to Unit 1 because इसमें आप देखो बहुत सारे जो concept है, बहुत सारे जो चीज़ है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. एज यू कैन सी देर आर फ्यू थिंग्स, आई मीन 40 to 50% ऑफ थिंग्स विच आर रिपीटेड जो हम लोग एस पी एम में पढ़ा था, जो एस क्यू ए में पढ़ा था. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग. फर्स्ट थिंग, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड टेस्टिंग या व्हाट इज टेस्टिंग. यही यही सेम टॉपिक से यहाँ पे आपका ये यूनिट जो है वो स्टार्ट होता है. सो हम लोगों ने लास्ट टाइम अर्ली टेस्ट क्या होता है, वी हैव डिस्कस दैट एज वेल. देन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में डेवलपमेंट के बाद में आपके जो यूनिट टेस्ट होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट, इन सिस्टम टेस्ट वी हैव 3 टाइप्स, परफॉर्मेंस, फंक्शनल एंड पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. उसके बाद आएगा आपका एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के अंदर वी हैव 2 टाइप्स, अल्फा बीटा आएगा या फिर वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं उसको, एंड वो दोनों के बीच में एक आएगा दैट इज अ ग्रे बॉक्स. वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. Then white box is also called as a transparent one and black box is non-transparent, gray is semi-transparent. और ये तीनों का मतलब क्या रहता है वो मैंने बताया. इसके साथ में now we have many other types of testing. ओके आप देखो अभी सर्टन कुछ हम लोग जो नाम बोलेंगे ना उसी से आपको पता चलेगा कि विच टाइप ऑफ टेस्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. लाइक इफ आई से कि स्ट्रेस टेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस टेस्ट, व्हाट डू यू थिंक. स्ट्रेस का मतलब एक बर्डन. How well it can perform under stress or excessive load. यस. सो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेस टेस्ट या लोड टेस्टिंग, सो इसका मतलब क्या हो गया, वी आर गोइंग टू जनरेट एन आर्टिफिशियल स्ट्रेस और अ लोड ऑन आर सॉफ्टवेयर. सो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि अंडर अ स्ट्रेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन हाउ आर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बिहेव, हाउ आर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू वर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम लोगों को नहीं पता चला कि अंडर अ स्ट्रेस और अंडर अ लोड इफ आर सिस्टम गेट्स फेल्ड, सो वो टाइम पे आपका जो काम है वो अटक जाएगा. सो फॉर दैट रीजन वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ और अंडर व्हाट कंडीशन और ऑन व्हाट बेसिस कि अगर आपका एक लोड अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको ओके आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि अगर लोड अगर बढ़ता है तो वी हैव मल्टीपल सर्वर्स एट द बैक एंड. आपने देखा रहेगा कि आई थिंक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट मेनली अगर हम लोगों के कोई रिक्वेस्ट अगर जाता है सर्वर के पास, सो वी हैव 3 मिनिमम, वी कैन कीप 3 सर्वर्स फॉर रिक्वेस्ट हैंडलिंग फ्रॉम द यूजर्स साइट. तो अगर फर्स्ट सर्वर अगर बिजी है तो वो यूजर रिक्वेस्ट जो है वो सेकंड सर्वर पे जाएगा, सेकंड सर्वर अगर बिजी है तो थर्ड पे जाएगा, एंड इफ ऑल 3 आर बिजी देन आपको मैसेज आएगा दैट सर्वर इज बिजी और सर्वर इज अनरीचेबल काइंड ऑफ थिंग, ट्राई आफ्टर सम टाइम. ठीक है. सो ये इसका मतलब क्या होता है, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द लोड. जब कभी अगर एक्स्ट्रा वर्क अगर आता है तो हम लोगों ने बैकअप में उसके कोई ना कोई जो कोई ना कोई वी कैन से कि हम लोगों ने प्रोविजंस करके रखे टू हैंडल दैट लोड. अब मेनली क्या होता है कि जब हम लोग आज के टाइम पे बात करते हैं ना तो ये सारे तकलीफ हम लोगों को ना हो टू हैंडल द बर्डन और स्ट्रेस. बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ कि ओके 1000 तक अगर हम लोगों का सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर चल रहा है 1000 यूजर्स तक, और 1000 के बाद में इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो अब आप देखो कि अगर मुझे टेस्टिंग भी करना है ना तो आर्टिफिशियली 1000 से ज़्यादा मुझे अलग अलग ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू अलग अलग वे में वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करने पड़ेंगे बराबर है. एंड उसके बाद भी करेक्ट रिजल्ट मिले या ना मिले वो हम लोग को पता नहीं है. सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ सर्वर और उसके ऊपर लोड और ये सब ट्राई करने से बेटर है कि मैं रेडीली जो अवेलेबल क्लाउड सर्विस है लाइक गूगल क्लाउड का, माइक्रोसॉफ्ट का या आई क्लाउड का, वही सेम, या अमेजोन का जो सर्विस है वही सेम मैं डायरेक्टली बोरो कर लूंगा. सो नाउ आई नो कि उन्होंने अपने सर्वर के ऊपर ये लोड या स्ट्रेस टेस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है बिकॉज आई एम नॉट द वन जिसका वो सिर्फ एक वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं. देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ
other websites which is basically handled from their server. So as and when required, I can change my plan as well. I can increase my limit of bandwidth as well. ये मेरे पास ऑप्शन रहता है. So बहुत बार आज के टाइम पे हम लोग ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते थे. पहले के टाइम पे जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तब इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ता था. ओके. सो यहाँ पे आपको क्या बोला, टेस्टिंग क्या होगा वो आपको एक फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है. अब टेस्टिंग के अंदर मेनली अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि द साइकोलॉजी ऑफ टेस्टर्स, डेवलपर एंड यूजर्स इज समथिंग डिफरेंट. डेवलपर का साइकोलॉजी क्या है वाइल टेस्टिंग द कोड विच दे हैव डेवलप्ड. उनका साइकोलॉजी ये है कि ओके मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया है, कोई कोड मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, एमवीसी आर्किटेक्चर प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, दैट मीन्स माई कोड इज प्रॉपर और इट्स परफेक्ट. टेस्टर्स जो होते हैं उनका साइकोलॉजी क्या रहता है, दे ट्राई टू फाइंड एज मेनी एरर्स एज पॉसिबल, बिकॉज वो जितने अब देखो कि आप टेस्टर हो, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर में एक ऐसा एरर ढूंढ के निकाला जो डेवलपर के ध्यान में भी नहीं आया था. सो उससे क्या होगा, जो टेस्टर है ना उसका उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसको प्रमोशन मिलने में आगे, उसका परफॉर्मेंस जो है वो कितना बेटर रहा ये कैसे पता चलेगा, उसने कौन से सॉफ्टवेयर में कोई एक ऐसे हिडन एरर्स आइडेंटिफाई करके बताया जो हम लोग को पता नहीं थे. सो जब अगर ऐसा कुछ होगा ना तब वी कैन से कि जो टेस्टर्स जो है they are well qualified and they are very much dedicated towards their work. और users जो है इनका तो आप वे ही अलग बोलेंगे, बिकॉज जो भी सॉफ्टवेयर है उसको वो अपने वे में यूज़ करेंगे, मतलब उनको कैसा कौन सा वे बेनिफिशियल लगता है एज पर दैट दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर. सो वो टोटली अलग रहेगा, वो टोटली अपोजिट रहेगा. बराबर है. सो यहाँ पे क्या बोला है, when we are testing something we are checking whether it is okay or not. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई करेक्टनेस. सबसे पहले तो करेक्टनेस मतलब जो आउटपुट आ रहा है इट शुड बी अ करेक्ट वन. करेक्ट वन का मतलब क्या है, और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एटीएम मशीन है सो इट शुड जनरेट, अगर मैंने 5000 का ट्रांजेक्शन बोला है सो इट शुड जनरेट 5000 ओनली. अगर वो पॉसिबल नहीं है देन एटीएम इज गोइंग टू डिक्लाइन दैट ट्रांजेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि वो कभी आपको 4900 देगा कि और एक 100 का एक्स्ट्रा नोट नहीं है उसके पास, या फिर 5100 दे देगा कि मेरे पास 100 का नोट नहीं था, 200 के ही थे तो मैंने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए. ऐसा नहीं होगा. सो देर इज गोइंग टू बी अ करेक्टनेस. कंप्लीटनेस ये तो बहुत सिंपल है. कंप्लीटनेस का मतलब हम लोग को सबको पता है. एंड क्वालिटी ऑफ डेवलप सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे डेवलप सॉफ्टवेयर का क्वालिटी जो है वो हम लोग कौन से बेसिस पे जज करेंगे, तो जज करने का मतलब है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स जो कंप्लीट किए हुए हैं, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है यूज़र के साइड से वो सारे कंप्लीट किया आपने. सबसे पहले तो उसके सारे एक्सपेक्टेशंस आपने अचीव करने का ट्राई किया, और उसके बाद में जो वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने बताया कि ओके दिस आर द मेन फंक्शंस विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर क्लाइंट और फॉर कस्टमर्स, और वो आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई या उसको आप एक बेस्ट वे में प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं. बराबर है. सो यहाँ पे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इंक्लूड सेट ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड विद द इंटेंट मतलब इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एन एरर so that it could be corrected before the product is released to the end users. लास्ट टाइम हम लोगों ने समझा था जब भी हम लोगों ने एरर, फॉल्ट एंड फेलियर ये तीन के बीच में डिफरेंस समझा था. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर, फॉल्ट एंड फेलियर. एरर का मतलब है एक कोई लॉजिकल एरर होगा, टेक्निकल एरर होगा इन आर कोड, डेवलपर साइड से हुआ है. अब ये जो टेक्निकल या लॉजिकल एरर वाला कोड जब आप अपने मॉड्यूल में इंटीग्रेट करते हैं या सॉफ्टवेयर में ऐड कर देते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग दैट एरर, तो वो टाइम पे क्या हो गया, दैट क्रिएट्स अ फॉल्ट इन आर सॉफ्टवेयर. और ये फॉल्टी सॉफ्टवेयर जब आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हेन यू इम्प्लीमेंट दिस फॉल्टी सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट साइड, डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट साइड पे, सो दैट क्रिएट्स अ फेलियर दैट विल लीड टू अ फेलियर ऑन क्लाइंट साइड. बराबर है.
सो अब अगर वो एरर जो हुआ है, फर्स्ट टाइम जो एरर हम लोगों को मिला एट डेवलपर साइड से, जो एरर हुआ कोड में, अगर वही हम लोगों ने वही टाइम पे अगर सॉल्व कर लिया रहता था तो आपको उसको सॉल्व करने का कॉस्ट कितना होता था, 10 रुपीज सपोज। देन जब अगर वो फॉल्ट जनरेट हो गया है ना सॉफ्टवेयर, वो टाइम पे अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया रहता तो उसको सॉल्व करने का आपका कॉस्ट कितना होता था, 100 रुपीज होता था लेट्स सपोज। और वही अगर आपने आगे जाके अगर सॉल्व किया रहता था डेवलपर साइड पे, तो उसका कॉस्ट आपका हो गया 1000 यूजर साइड पे अगर फेलियर आने पे। सो आप देखो कि जैसे जैसे वो एरर आगे आगे जाते जा रहा है आपके सॉफ्टवेयर में, वैसे आपको उसको सॉल्व करने का कॉस्ट जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। एंड इसी के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि होगा उतना जल्दी से हम लोग वो स्पेसिफिक कोई एरर्स को या डिफेक्ट्स को सॉल्व कर पाए। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू चेक द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिफेक्ट फ्री। डिफेक्ट्स, 5 टाइप के डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। सो वो जो 5 टाइप के डिफेक्ट थे उसमें से मेनली कौन से डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए अपने अलग अलग मॉड्यूल सब मॉड्यूल में, और उसमें से कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बेटर वर्कआउट हो पाए। सो ये अगर आप देखेंगे कि आपका, जैसे मैंने आपको क्या बोला, अर्ली टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या है, जब से रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू होगा तब से ही आप वो हर एक फेज के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करेंगे कि लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेक्ट हुआ है तो उसके बाद में अगर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है तो वो करेक्ट हुआ है कि नहीं। सो इससे क्या होगा, एक आप एक ओके, हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी भी लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कस किया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी डू वी हैव? 3। Which are those? Anyone? Feasibility study. What do you mean by that? Anyone? What do you mean by feasibility study? Guys. Hello. Whether it's practically possible to be done or not. Okay, feasibility study means if we are trying to develop any software, then whether that is possible or not, and if it is possible, whether it is possible within our budget or not. Yes, Rishabh, very good. One is operational feasibility. Then क्या था? Technical and economic. Yeah, technical होगा and economic. Technical and economic. Yes, very good. So total we have 3 types of feasibility studies. So वो जो feasibility study हम लोग कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? We are trying to judge the technology which we are using, whether that technology, if we are using that technology, then that software will work on on developer side. But at same point of time, do client got such high-end systems or computers or devices that same technology can be work on the with the same performance on their end, या आप टेक्नोलॉजिकली देखेंगे। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके साइड पे परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, और जब अगर उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, सो वो टाइम पे वो उसके ऑपरेशंस क्या रहेंगे और उतने ऑपरेशंस उतने लोड में प्रॉपर वर्कआउट हो पाएंगे क्या। एंड लास्ट आएगा इकोनॉमिकल, एवरीथिंग इज कमिंग इन आवर बजट और नॉट, ये आएगा। सो ये फिजिबिलिटी स्टडी हो गया। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब अगर हम लोग अर्ली टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो ये हर एक टाइप के जो आप स्टेप्स फॉलो करोगे विद इन आर SDLC, तो वो हर एक स्टेप्स के साथ में विल बी अप्लाइंग अ बेसिक टेस्टिंग टू वेरीफाई। लाइक अगर मैंने सिस्टम डिजाइन की बात की, एंड इन सिस्टम डिजाइन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। तो जैसे जब मैं ये तीनों डिजाइन बनाऊंगा तो उसके साथ में अगेन आई एम गोइंग टू वेरीफाई वेदर दिस 3 डिजाइन आर प्रॉपर और नॉट. Is there any problem with respect to this designs? If we find any problem, then we try to rectify those problems as well. So यहाँ पे वही दिया है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस जो थ्रू आउट आपका जो लाइफ साइकिल है तब ये चलते ही रहेगा। अब आप देखो कि बहुत बार हम लोग एक सॉफ्टवेयर में प्रॉपर 100% वो, आई मीन 100% तो कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर होगा नहीं, परफेक्ट होगा नहीं, ना उसका टेस्टिंग 100% पॉसिबल होगा। सो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट तक हम लोग उसको प्रॉपर बना पाए, ठीक है। और उसके लिए आपका SDLC, सिलेक्टेड SDLC जितना प्रॉपर रहेगा ना, उतना आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर बनेगा। और उसमें भी आपने टेस्टिंग, ओके,
नाउ टेल मी, अगर आपको फाइनल ईयर जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें अगर टेस्टिंग बताना है, हाउ यू हैव डन टेस्टिंग, व्हाट इज द प्रूफ कि आपने टेस्ट किया है अपना सॉफ्टवेयर, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इन द डॉक्यूमेंट, जस्ट बाय राइटिंग कि ओके मैंने सिस्टम टेस्ट किया है, ये टेस्ट किया है, यस इमेजेस, Screenshot of errors. हाँ, सो बेसिकली क्या होगा, जो एरर्स हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दोज एरर्स, besides those screenshots we'll be adding a description like what are those errors, why we are facing those errors, and उसके बाद में एक next screenshot आएगा जहाँ पे will write कि okay now this error is solved, और वो आपने कहाँ पे कोडिंग में, डेटाबेस में या कहाँ पे क्या चेंजेस किया वो वहाँ पे लिखेंगे. सो दैट्स हाउ वी डन, और दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दोज एरर्स. बराबर है. अब ये एक बात हो गया. सेकेंड पॉइंट, अब ये तो आपने रेंडमली कोई एक एरर आपको मिला, उसका स्क्रीनशॉट आपने ऐड किया, तो उससे ये प्रूव हो गया कि चलो ये टाइप का एरर आया था आपको, सो दिस XYZ एरर यू हैव सॉल्व दिस वे. लेकिन उससे ये कैसे प्रूव होता है कि आपने पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर टेस्ट किया है? यस बोलो. 2, 5, 10, 15 एरर के स्क्रीनशॉट डाल के वी कांट प्रूव ना कि हम लोगों ने पूरा सॉफ्टवेयर, या सपोज इफ यू आर सेइंग यू हैव 4 मॉड्यूल्स, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव कि आपने वो 4 के 4 मॉड्यूल्स टेस्ट किए हैं और उसका क्या रिजल्ट है? या फिर इफ यू से लेट्स सपोज आई एम एन एक्सटर्नल और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ओके कितना % एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिक वे में फैक्चुअल आंसर मुझे प्रोवाइड करना है कि कितना % आपका टेस्टिंग हुआ है ऑन योर सॉफ्टवेयर. सो सपोज यू से कि ओके मॉड्यूल 1 70% डन, मॉड्यूल 2 60%, मॉड्यूल 3 80 एंड मॉड्यूल 4 अगेन 75% या 70%. So how you are going to label that? How you are going to find out the number? How much testing is done? कैसे बताएंगे ये नंबर? Sir, for the other part which you asked कि हम लोग पूरे सिस्टम को कैसे दिखाएंगे, we can have a video of the working of the complete working, या फिर implementation जब करेंगे that itself is a kind of कि पूरा properly work कर रहा है तो उसमें टेस्टिंग हुई है. नहीं नहीं नहीं, याद करो मैंने बताया था आपको, सिखाया था मैंने. वो तो आपको रन करके बताना ही है, उससे थोड़ी प्रूव होगा. सर वैसे तो टेस्ट केस टेबल्स यूज करेंगे ही ना. यस एग्जैक्टली. सो विल बी यूजिंग अ टेस्ट केस टेबल्स. और वो टेस्ट केस टेबल जो है, याद है हम लोगों ने एक वीडियो देखा था छोटा सा जिसमें एक एक्सेल, एक एक्सेल टाइप शीट था जिसमें हम लोग बता रहे थे कि ओके हम लोग के पास ये मॉड्यूल है, उसके ये सारे प्रोसेसेस है, या ये सब मॉड्यूल है और उसके ये प्रोसेसेस है. जैसे कॉलेज सिस्टम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी हैव अ स्टूडेंट मॉड्यूल, उसके 2 सब मॉड्यूल है, जूनियर एंड जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज. देन जूनियर कॉलेज के वापस 3 सब मॉड्यूल्स है, आर्ट्स कॉलेज साइंस, और उसके अंदर देन विल हैव अ प्रोसेसेस. तो ये जो प्रोसेसेस रहेंगे विद इन दैट सब मॉड्यूल, और जूनियर कॉलेज के सब मॉड्यूल का वापस जो सब मॉड्यूल है आर्ट्स वाला, और उसके जो प्रोसेसेस है उसका हम लोग एक एक्सेल फाइल बनाएंगे. और वो जो एक्सेल फाइल बनेगा उसके अंदर विल लेबल कि ओके दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसेस, और उसमें हम लोग इतने टाइप के इनपुट्स डालेंगे और उसका आपका जो आउटपुट है या रिजल्ट है वो क्या आया है. अगर वो एरर है या सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है या एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो आप वापस जब अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आप ऐड करेंगे कि ओके आफ्टर दिस चेंजेस इट सक्सेसफुली चेंज टू फ्रॉम दिस आउटपुट टू दिस आउटपुट. ये आपको मेंशन करना है. तो फैक्चुअली यू शुड हैव अ क्लियर आंसर कि ओके आपका टेस्टिंग जो है वो कितना % हुआ है. और जो स्क्रीनशॉट्स हम लोग ऐड करते हैं वो टेस्टिंग का वो इसके लिए रहता है कि फ्यूचर में अगर आप अगर सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर आपका प्रोजेक्ट यूज करके उसका हेल्प लेके कोई दूसरा अगर वर्कआउट कर रहा है और उसको अगर सिमिलर टाइप के अगर एरर आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दोज एरर्स एंड आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे टू सॉल्व दैट एरर. सो द सिमिलर टाइप ऑफ स्टेप्स कैन बी फॉलोड बाय अदर डेवलपर एज वेल.
सो उससे उनको भी बेनिफिट होगा. गेटिंग? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. So, यस. sir, so you mean when we are making that document, in that we have to write the working or the test case tables for the individual project or sub module and the Yeah, sub module we module. have, right? Yes, for sub modules they're going to be a Excel sheets. मतलब they're going to be a Yes. tables for हाँ. each and every sub module. और वो सब मॉड्यूल को हम लोग बताएंगे कि ओके दिस सब मॉड्यूल इज 70% टेस्टेड. सो हाउ वी कैन जज इट इज 70% टेस्टेड. लाइक सपोज वी हैव 10 टेस्ट केसेस दे और उसमें से 7 हम लोग के सक्सेसफुल टेस्ट हुए. रेस्ट 3 आर नॉट टेस्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स एनीथिंग. So 70% testing is done और 70% अगर success है so no need to go for the rest 30. Okay. Yeah. So if I say कि I have four modules और उसके अंदर suppose we have total 9 or 10 sub modules. So आपके 10 ऐसे test case tables बनेंगे for all those sub modules और उसके processes वहाँ पे वो Excel फाइल में list out रहेंगे. और वो जो एक्सेल फाइल में लिस्ट आउट टेस्ट केसेस रहेंगे उसको आप टेस्ट करके बताएंगे. आप नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट इतना प्रॉपरली बना है, प्रोफेशनल वे में बना है, जहाँ पे जो थियरी में चीज़ें हम लोगों ने समझे वो प्रैक्टिकली हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई की है. सो अगर ये सब कुछ आपने अपने डॉक्यूमेंट में बताया और प्रेजेंटेशन में जब आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो टाइम पे अगर एक्सटर्नल को बता दिया तो एक्सटर्नल के पास पूछने के लिए कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं और उसको ये समझ में आ गया कि आपने बहुत प्रोफेशनल वे में बनाया हुआ है. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ऐसा एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आप इंटरव्यू में लेके जाते हो तो उनको भी समझ में आता है कि आपने जो सब्जेक्ट सीखे हैं उसमें आपको कितना नॉलेज है. सो अगर कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी है ना तो उससे भी आपका जो प्रोजेक्ट है और उसका जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा. बिकॉज देर इज नथिंग लाइक कि आपका प्रोजेक्ट अगर बहुत यूनिक है तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बट आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है लेकिन द वे यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट, द वे वी आर डेवलपिंग इट, अगर वो प्रोफेशनल है तो गारंटी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और इंटरव्यू में एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगा. रिमेंबर वी हैव मेनी जॉब वैकेंसीज जहाँ पे दे राइट ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड. सो ग्रेजुएट्स मतलब इंजीनियर्स भी ग्रेजुएट्स कंसिडर होते हैं और बीएससी भी ग्रेजुएट्स कंसिडर होते हैं. सो वहाँ पे अगर आपको ऐसे कोई जॉब्स के लिए अगर अप्रोच करना है ना सो ये सर्टन जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड तो ही आपके पास अच्छा कोई क्वालिफिकेशन है और तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं. एनी हाउ इफ़ यू आर वर्किंग एज फ्रीलांसर या आपका ये जो भी कंसेप्ट है वो अगर क्लियर है तो एक इंजीनियर जो 4 साल रट्टा मार के भी जो नहीं सीख पाया वो आपने प्रैक्टिकली जॉब करके सीखा है. गेटिंग? यस यस तुति. Sir, like you said that if we have tested for 70%, we can let go of the 30% at that time because of certain constraints. But sir, in any case, any user would want a fully operational software, ना? So then अगर उस 30% में glitches हो गया तो वो भले एक ही मतलब छोटा सा पार्ट है पूरे मॉड्यूल का या पूरे प्रोजेक्ट का, पर उसको इरिटेट होगा तो फिर मतलब that will affect our efficiency in doing the work, ना? तो मतलब वो पॉइंट समझा नहीं कैसे होगा फिर. नहीं मतलब हम लोग जो 70% टेस्ट करेंगे उसमें जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे. लाइक अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ, रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ, सो हम लोगों के मोस्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक एरियाज जो रहेंगे रिजल्ट जनरेशन में लाइक मल्टीपल केटी या समथिंग चीज़ों के ऊपर मैं पहले फोकस कर लूँगा. तो अगर वो प्रॉपर चल रहा है देन इट्स फाइन. सो अगर मैं नॉर्मल मार्क्स एंटर करके अगर रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ वो टेस्ट नहीं भी किया तो चलेगा ना, क्योंकि अगर हाँ सर, बट जैसे आपने एग्जांपल दिया था हाँ कॉस्मेटिक फॉर एग्जांपल या रिटर्न की स्पेलिंग में ऐसा एरर हो गया जिसकी वजह से पीपल आर नेविगेटिंग और दे नॉट एक्चुअली गेटिंग व्हाट दे वांट. तो अगर ऐसे में मतलब सपोज ऐसा कुछ एरर हो जाता है और हमने वो टेस्ट नहीं किया बट दैट विल आल्सो अफेक्ट द वे द कस्टमर इज गोइंग टू यूज आवर सॉफ्टवेयर, ना? सो फिर ऐसे में वो 30% एक बड़ा सा इशू बन जाएगा बिकॉज द कस्टमर जो है उसके पास ऑपरेशन वो ना देख के वो देखेगा कि यार इसमें ये ग्लिचेस या बग्स हैं. तो फिर हाँ ऐसे कैसे मतलब मेनली पहले तो कस्टमर को एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम लोगों ने टेस्टिंग कितना किया है.
हाँ सर। कौन सा किया है नहीं किया है वो अगर इतना टेक्निकल रहता था तो हम लोग के पास नहीं आता था। तो हम लोगों ने 70% टेस्ट किया है, वो हम लोग अपने साइड से बोलेंगे। और उसके बाद में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट्स में, कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी पे डालेंगे। ओके सर। प्रायोरिटी में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा वो वाले डिफेक्ट्स को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक वाला कोई एक छोटा सा डिफेक्ट है, उसका प्रायोरिटी अगर बहुत हाईएस्ट है, जैसे एडमिशन टाइम पे हो गया, तो टाइम पे उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अगर उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बिकॉज हर एक छोटे एरर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, और कोई भी सिस्टम को हम लोग 100% टेस्ट करेंगे एंड बोलेंगे कि ओके अभी इसमें कोई बग या एरर नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कोई एक वे हम लोगों से छूट ही जाता है। तो इसके लिए टेस्टिंग को हम लोग एक लिमिट रखना पड़ता है। उसके आगे अगर हम लोग कंटिन्यू रहे तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो कम होते जाएगा, और आपका प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में चले जाएगा। गेटिंग? हाँ। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको मैंने बताया था कि टेस्टिंग जो करना है उसके साथ में आपको जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रोजेक्ट, यहाँ पे अभी आपने एक स्टेप सुना रहेगा कि जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते जाते हैं तो हर एक जो प्रोजेक्ट का स्टेप होता है SDLC का, उसके साथ में आपका टेस्टिंग अप्लाई होता है। तो अब वहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई कैसे होगा, तो उसके पहले सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए आपका एग्जैक्ट आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक SDLC कौन सा है। ठीक है? एंड बिलीव मी, एक कोई भी SDLC आपके प्रोजेक्ट के लिए सफाइज नहीं होता है। दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि अगर मैंने वी मॉडल यूज किया है दैट इज सफिशिएंट फॉर माय प्रोजेक्ट, और सिर्फ वो एक ही SDLC आप यूज करके आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, देन दैट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ SDLCs, जैसे हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग के पास एक टाइप का इनहेरिटेंस रहता है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे इन SDLCs एज वेल वी सपोज टू हैव अ हाइब्रिड SDLC which is going to be a combination of 2 or more SDLCs which are already done in SPM या SE में, जिसको हम लोग वापस यहाँ पे रिविजिट करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करने आना चाहिए कि कौन सा बेस्ट हाइब्रिड SDLC सूटेबल फॉर योर प्रोजेक्ट। अगर वो समझ में आएगा देन ओनली जो टेस्टिंग है वो क्लियरली हो पाएगा ऑन योर प्रोजेक्ट। अगर आपके पास SDLC का ही क्लियर पिक्चर या आइडिया नहीं है ना, तो फिर उसके आगे आपका जो प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे हैं कि SDLC स्टार्टिंग फेजेस ऑफ SDLC से ही अगर हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है क्लियर कि आपको कहाँ से एग्जैक्टली आपको कौन से अलग अलग फेजेस होंगे आपके प्रोजेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू विच SDLC। तो वो टेस्टिंग गारंटी प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। I'll give you one एग्जाम्पल। आपके पास अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जिसमें से कोई सर्टन प्रोजेक्ट रहते हैं जिसमें आपके पास एक साथ सारे रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, और कोई प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें आपके पास धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आते हैं, और वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम लोगों का धीरे धीरे आगे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अब अगर एक साथ अगर रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो वो टाइम पे हम लोग कोई एक जैसे हम लोग इटरेटिव है या चलो इटरेटिव मॉडल हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है फिलहाल के लिए। तो मैं इटरेटिव मॉडल फॉलो कर सकता हूँ, जिसमें एक साथ मेरे पास रिक्वायरमेंट है जिसको मैंने छोटे छोटे इटरेशन या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक टीम असाइन कर दिया, और वो लोग अपना काम करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेवलपमेंट, बाद में आगे टेस्टिंग और वो देखते हैं। अब एक साथ मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं है, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, तो वो टाइम पे जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है ना, उसी के ऊपर स्पाइरल मॉडल चलेगा या फिर इंक्रीमेंटल मॉडल चलेगा कि पहले इतने रिक्वायरमेंट थे, अभी ऐड होके इतने हो गए, या अभी ऐड होके इतने हो गए। देन या फिर स्पाइरल अप्रोच में क्या होता है, एक साइकिल चलता है पहला रिक्वायरमेंट का, फिर दूसरा साइकिल चलेगा वापस सेकेंड टाइम रिक्वायरमेंट का, देन तीसरा साइकिल चलेगा वापस थर्ड टाइम रिक्वायरमेंट का।
और उसके बाद डेवलपमेंट डिजाइनिंग उसका अलग चलेगा। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं मिल रहा है तो डिजाइन भी एक साथ नहीं हो रहा है। तो अगर रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन एक साथ नहीं हो रहा है तो डेवलप भी एक साथ नहीं हो रहा है। तो आप देखो कि आप बार बार रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो और उसका एक साइकिल चल रहा है। तो वैसा ही एक साइकिल चलेगा आपका डिजाइन का, वैसा ही एक साइकिल चलेगा डेवलपमेंट का। तो आपके पास स्पाइरल या इंक्रीमेंटल के कॉम्बिनेशन रहेंगे, वन सेपरेट फॉर रिक्वायरमेंट, वन सेपरेट फॉर डिजाइनिंग एंड देन डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में मैं बोलूंगा मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करूंगा कि पहले जो डेवलपमेंट किया उसके ऊपर मैं न्यू रिक्वायरमेंट और न्यू डिजाइन्स जो आ रहे हैं उसके बेस के ऊपर मैं नए डेवलपमेंट ऐड करते जाऊंगा। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिजाइनिंग में मैंने स्पाइरल अप्रोच फॉलो किया, डेवलपमेंट में मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, और सेम वे टेस्टिंग में भी वही अप्रोच फॉलो होगा, और डिप्लॉयमेंट में भी आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो होगा। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SDLCs, वन इज इंक्रीमेंटल और एंड वन इज योर स्पाइरल। और ये जो है दिस इज द टाइप ऑफ अजाइल टाइप, दैट इज द डायनेमिक अप्रोच। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें भी यही फॉलो होगा। अगर ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा है तो फिर टेस्टिंग करेक्ट होगा from the starting of from the beginning of our SDLC, from the first phase itself। अगर ये SDLC करेक्ट नहीं है तो आपने जो फर्स्ट फेज से टेस्टिंग किया है वो भी रॉन्ग है। सो देन यू कैन नॉट प्रूव कि आपका टेस्टिंग जो है वो 70-80% 100% या करेक्ट हुआ भी है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ वॉट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर। मैं आपको थोड़ा हर लेक्चर में कुछ एडवांस चीजें बता रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एसई के बेसिक कंसेप्ट के साथ चालू किया था, और उसके बाद यूनिट 1 होने के बाद जब हम लोग यूनिट 2 पे आ रहे हैं तो अब मैं आपको आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो SDLC है उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा है सबको। एनीवन, एनी डाउट? डायरेक्टली अगर हम लोग थियरी पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सिर्फ यही दिखेगा कि हाँ ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ऑलरेडी पढ़ा था, खत्म हो गया। लेकिन वो टेस्ट डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए आपका SDLC क्लियर होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ करेक्ट SDLC आइडियाज विथ यू? एनीवन जिसके पास अपने प्रोजेक्ट के करेक्ट SDLCs है जो आप बता सकते हो कि ओके दिस इज माय टॉपिक एंड उसके लिए दिस इज द सूटेबल SDLC? एनीवन? कोई भी नहीं है? आई होप आपका डॉक्यूमेंट तो बना है, बराबर है सेम 5 में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। तो अगर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अगर बना है तो वहां पे एक SDLC तो आपके प्रोजेक्ट का डेफिनेटली है। अब वो SDLC आपने सिलेक्ट कौन से बेसिस पे किया था, मुझे ये आई वांट टू नो दिस, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव सिलेक्टेड दैट SDLC। क्या आपका फ्रेंड सिलेक्ट कर रहा है इसके लिए आपने सिलेक्ट किया, कि आपको लगा कि हाँ ये वाला मुझे आता है इसके लिए सिलेक्ट किया, क्या आपने एक्चुअली समझा कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल सब मॉड्यूल है और उसके रिक्वायरमेंट कितने % आपके पास है उसके बेस के ऊपर किया? सो आई थिंक देयर इज नो आंसर, मतलब अभी तक प्रॉपर SDLC सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। नाउ इमेजिन कि अगर आपका SDLC अगर आपने अभी प्रॉपर समझ के अगर सिलेक्ट किया तो आपका जो सेम 5 का डॉक्यूमेंट था ना वो 70-80% डॉक्यूमेंट में चेंज आएगा। और ये अगर हम लोगों ने सेम 5 में सिखा रहता था तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट रहता था वो अभी काफी प्रॉपर रहता था और उसके ऊपर आपके डेवलपमेंट अभी काफी अच्छे से होते थे ढंग से। सो ये आपको पहले सीखने की जरूरत थी थोड़ा बहुत, जब हम लोग SCN SPM फॉलो करते हैं, जिसके बेस के ऊपर हम लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट रहे और वो डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में आपका सेम 6 में डेवलपमेंट करेक्ट हो। सो इफ यू हैव नॉट सिलेक्टेड करेक्ट SDLC तो उसको फॉलो करके जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसमें भी अगर आप देखेंगे बार बार आपका मॉड्यूल 1 बन गया, सेकेंड मॉड्यूल बनाने गए, वापस फर्स्ट मॉड्यूल में कहीं ना कहीं कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, आप उसको सॉल्व करें, वापस सेकेंड पे जाएंगे तो फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट में जाएंगे सेकेंड में प्रॉब्लम आएगा, और ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं आपको, आपका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है ना उसमें ये टेस्टिंग चलते रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्लियरली कौन सा SDLC काम करेगा वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, we think software testing means detecting faults or defects that will lead to failure. अब just by finding the defect it won't help, बराबर है, क्या बोला है, फाइंडिंग डिफेक्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क associated with using the software and fixing the defects to improve the quality of a software. But identifying defect has another benefit as well, like identifying the defect और उसका रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करो, सो दैट फ्यूचर में आपको सिमिलर टाइप के वापस डिफेक्ट ना आए, और सेम सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर आप वापस बना रहे ना तो उसमें भी ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, जिससे क्या होगा आपका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो और इम्प्रूव होते जाएगा। जैसे अगर अभी मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, अब अभी अगर आप मास्टर्स करेंगे और मास्टर्स के टाइम पे इफ़ यू फॉलो द सेम सीक्वेंस और स्टेप्स, तो वो टाइम पे आपके मिस्टेक्स जो है ना वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो टाइम पे अभी का TY का नॉलेज के बेस के ऊपर अपना एक SDLC सिलेक्ट किया रहेगा। एंड जो आपने TY में अभी प्रॉब्लम फेस करोगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, वो सेम आप वापस मास्टर्स में नहीं करेंगे, तो वो टाइम पे आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। टेस्टिंग इज नेसेसरी बिकॉज जो भी आप पॉइंट्स बोलो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, बिकॉज अगर आप बिना टेस्टिंग के जाएंगे सो वहाँ पे मिस्टेक्स रहेंगे जो आपको पता नहीं चलेंगे, और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या डेंजरस हो सकता है फेलियर अगर क्लाइंट साइड पे आएंगे। सॉफ्टवेयर बग कैन पोटेंशियली कॉज मॉनिटरिंग, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है वो, और ह्यूमन लॉस भी हो सकता है, मतलब अगर मेडिकल सॉफ्टवेयर है वो पेशेंट्स के रिपोर्ट जनरेट कर रहा है और वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करके ही डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर रिपोर्ट्स अगर रॉन्ग जनरेट हो रहे हैं तो क्या होगा, फाइनली जो आपको पेशेंट्स का जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी रॉन्ग गया, और उसकी वजह से फिर फाइनली आपका जो पेशेंट है उसका कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स या डैमेज भी हो सकता है, या फिर वो पेशेंट मर भी सकता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ देर इज़ अ बग इन योर सॉफ्टवेयर, और उसकी वजह से कोई पेशेंट जो है वो मर गया, बराबर है। सो ये नहीं होना चाहिए। सो हम लोगों ने ये समझा था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर समझे थे, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेनली वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट कैटेगरी जो आपका आएगा वो आएगा वॉलंटरी, और दूसरा आएगा कंपलसरी सॉफ्टवेयर, कंपलसरी सॉफ्टवेयर एंड वॉलंटरी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद में दूसरे कैटेगरी कौन से थे जल्दी बताओ, कंपलसरी, वॉलंटरी सॉफ्टवेयर, एंड दूसरा कौन सा था जल्दी, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। डिफरेंस क्या होगा क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल? High human dependence and critical and quick performance. हाँ, सो अगर ह्यूमन डिपेंडेंस जिस पे ज़्यादा है उसको हम लोग क्रिटिकल बोलेंगे, एंड नॉन क्रिटिकल जहाँ पे ह्यूमन डिपेंडेंस कम है। सो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, आइदर इट माइट बी अ क्रिटिकल वन with non-voluntary features or non-critical with voluntary features. So ये आ सकता है कि like I have some software which is critical as well as compulsory, और critical but it is a voluntary one, like banking software critical है लेकिन voluntary है। voluntary मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं बैंक सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही मेरे ट्रांजेक्शन्स करूँ, ठीक है। आई डू हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल कि अगर मुझे वो यूज़ नहीं करना आई कैन क्रिएट अ बैंक अकाउंट विद सम अदर बैंक, और वहाँ से भी मैं ये सेम काम कर सकता हूँ। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द सेम रीज़न। सो यहाँ पे वही दिया है कि टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर एप्लीकेशन शुड नॉट रिजल्ट इन टू एनी फेलियर, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके सारे फुलफिल हुए हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या बोले इंपॉर्टेंट रीज़न, इट रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स या error that were made during the development, then it helps business understand the actual and expected outcomes, कि actual result क्या है और expected क्या थे। so अगर actual and expected अगर दोनों मैच कर रहे हैं मतलब आपने user expectations जो है वो मैच कर लिए, है ना। लाइक मैंने बोला है कि ओके अगर मैंने रिजल्ट जनरेशन रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम में ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर कोई एक
यूजर को, कोई एक स्टूडेंट को अगर 3 से ज्यादा केटी है तो वो ड्रॉप होना चाहिए, नेक्स्ट सेम में प्रमोट नहीं होना चाहिए। एंड वही सेम अगर यहाँ पे भी अगर मुझे आउटपुट मिलता है, मतलब एक्सपेक्टेशन और मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो दोनों मैच हो गए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, जिससे जो कस्टमर है वो ज्यादा बिलीव करेंगे उस पर। एंश्योर कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी, मतलब लिमिटेड फेलियर्स रहेंगे और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, बहुत सिंपल है ये। देन नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। विल वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। or else if you have any doubts let me know. Box and black box you had given ki black box mein the developer has complete knowledge of the system and white box mein the user has complete knowledge of the system. व्हाइट बॉक्स में डेवलपर एंड पे होता है टेस्टिंग, सो डेवलपर गॉट द कंप्लीट, मतलब जिसने डेवलप किया है, डेवलपर के जो टीम्स है, लाइक सपोज यू हैव डेवलप वन सॉफ्टवेयर, और अभी आपके जो कोई फ्रेंड्स रहेंगे, they are basically involved in testing process. They are also a developer, so they know how to develop something. Yes sir. हाँ, तो developer itself are involved, so वो white box होगा। हाँ, so white में I got little confused. White has a developer who has complete knowledge. Black is the user who doesn't have any knowledge about the functionality. उसके बीच में we had discussed that there is gray box जिसमें developer also has some knowledge and client also has some knowledge. तो sir I didn't understand कि client में ये gray में client को कौन सा knowledge होगा? नहीं exactly. मतलब उसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लाइक Okay. ग्रे बॉक्स जो है, हाँ सर, क्लाइंट साइड से दे हैव रिपोर्टेड सम डिफेक्ट्स, तो Okay. there are three people from client side who are basically showing us कि okay these are the defects when we provide this input, and we have 3 people from developer team okay. जिनको सिस्टम का नॉलेज है, एंड देन दे आर टेस्टिंग कि जो हम लोगों ने डेवलप किया है, डेवलपमेंट्स की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो वी हैव अ टीम लाइक दैट, जहाँ पे कोई पर्सन है जिनको सिस्टम का नॉलेज है, कोई पर्सन है जिनको सिस्टम का नॉलेज नहीं है, और वो कंबाइन मिलके टेस्ट कर रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द इशू। तो सर इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं है सच? नहीं, कस्टमर का रोल मतलब अगर उनका टेक्निकल टीम अगर रहेगा तो वो बोल सकता है, कस्टमर एंड से कोई टेक्निकल पर्सन अगर रहेंगे, जैसे बहुत बार कस्टमर्स जो है वो खुद से कैपेबल नहीं रहते, टेक्निकल नहीं रहते, हाँ सर, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है, लाइक कंसल्टेंट जो होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स दैट थर्ड पार्टी विल प्रोवाइड डेटा और रिक्वायरमेंट्स, एंड जब हम लोग डेवलप करके देंगे, सो दिस थर्ड पार्टी इटसेल्फ विल वेरीफाई कि जो रिक्वायरमेंट दिए थे उसके हिसाब से पूरा डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। नाउ दे डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज की डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या किया है, हाँ सर, किया है, उसका एल्गोरिदम क्या है, they are involved in the testing part, so the technical persons with the partial knowledge they are involved, so अलग अलग situation हो सकते हैं where the people who are involved they got partial knowledge of the system, so उसको grey box बोलेंगे, टेक्निकली थोड़ा पता है, टेक्निकली थोड़ा नहीं पता है। अच्छा, okay. And so second query which I had was, so what's the difference between the reusable code and the repeated code? Because I guess repeated code is as good as reuse ना, मतलब उसको repeat करा या reuse किया, तो दोनों में फर्क क्या होता है? Because like you always say कि we should avoid repetition but have reusability, तो इसलिए confusion हो गया। रिपीट करने का मतलब है कि मैंने जैसे हम लोग के पास 2 मॉड्यूल्स है, एक प्रोफेसर मॉड्यूल है और एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, और दोनों में लॉगिन और साइन अप है। हाँ सर, अब दोनों में लॉगिन और साइन अप के लिए मैं अलग अलग दोनों मॉड्यूल में अगर कोड लिख रहा हूँ, मतलब मेरा कोड जो है वो रिपीट हो गया। और रीयूज का मतलब है कि मैंने एक ही बार एक कोई मास्टर पेज बना दिया, जैसे एमवीसी आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें कंट्रोलर जो होता है एमवीसी में, मॉड्यूल व्यू और कंट्रोलर के अंदर मैंने साइन अप और लॉगिन का पूरा एक एल्गोरिदम लिख के डाल दिया, और एक क्लास बना दिया, साइन अप क्लास एंड लॉगिन क्लास।
और वो क्लासेस को मैं डायरेक्टली वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उनको इनहेरिट कर रहा हूँ इन स्टूडेंट मॉड्यूल एंड प्रोफेसर मॉड्यूल. सो वहाँ पे मैं रीयूज कर रहा हूँ द एल्गोरिदम और द प्रोग्राम विच आर ऑलरेडी रिटर्न इन माई कंट्रोलर्स का फोल्डर. आई एम नॉट री राइटिंग द होल कोड अगेन. सो वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो रीयूज हो रहा है. Okay, sir. Got एंड it. दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एन एनकैप्सुलेशन जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं. दैट इज द एक्चुअल एल्गोरिदम इज स्टोर्ड इन अ कंट्रोलर एंड दैट एल्गोरिदम मतलब वो जो प्रोग्राम है वो आपका कोई ना कोई एक एल्गोरिदम आपने कोई ना कोई एक क्लास बना के उसमें लिखा है और वो क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ. तो उसके फंक्शंस जो है वो फंक्शन को मतलब वो क्लास को मैं या तो इनहेरिट करूंगा या फिर मेथड ओवरलोडिंग होगा या मेथड ओवरराइडिंग होगा. सो दैट मीन्स वहाँ पे एनकैप्सुलेशन भी आ रहा है बिकॉज द एक्चुअल डेटा और एन एल्गोरिदम जो लॉजिक जहाँ पे स्टोर्ड है उसका नॉलेज और किसी को नहीं होगा. अगर कोई बाहर से भी ट्राई करेगा उसको खाली वो क्लास का नाम पता चलेगा और उसका ऑब्जेक्ट नाम क्या है वो पता चलेगा. Yes, sir. क्लास के अंदर क्या लॉजिक लिखा है एल्गोरिदम लिखा है वो पता नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय हाइडिंग या Yeah. एनकैप्सुलेशन. या Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Any other doubts? Any other person? एंड मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपका सेम 5 में अगर डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में अगर कुछ मिस्टेक थे सेम 6 में उसको सॉल्व करो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके बेस पे. बिकॉज अगर आप ये सेम मिस्टेक वाला डॉक्यूमेंट अगर एक्सटर्नल के सामने लेके जाओगे ना सो दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू ओनली. आप अगर एक ढंग का डॉक्यूमेंट अगर एक्सटर्नल के सामने लेके जा रहे हो तो वो आपको मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे. और मिस्टेक वाला लेके जाओगे तो आपका पहले से ही वहाँ से ही पता चलता है कि ओके आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा और पार्शियल नॉलेज के बेस के ऊपर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वो प्रोजेक्ट भी प्रॉपर नहीं बना रहेगा. सो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आपको 200 में से 150 या उससे भी कम मार्क्स फिर देना है 130 120 और आप देखो कि अगर 200 में से अगर इतने मार्क्स का अगर डिफरेंस आता है ना तो आपका जो ग्रेड है ना वो ग्रेड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. एंड आपके थियरी में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं सपोज थियरी पेपर में लेकिन प्रोजेक्ट में आपके काफ़ी अच्छा है तो वो थियरी का कुछ लॉस जो है वो प्रोजेक्ट में कवर हो सकता है. सो ये थोड़ा सोचो. जनवरी एंड हो गया है सो यू हैव फेब्रुवरी लेफ्ट. तो आपको अगर कुछ चेंजेस अगर करने हैं सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन अप्लाई दोज चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट. दिस इज द लास्ट टाइम. और आप आराम से जो हम लोग समझ रहे हैं सीख रहे हैं उसके बेस के ऊपर आप बहुत इजीली डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं. ये समझ लो कि एक हफ्ता खाली डॉक्यूमेंट देख लो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बैठ के क्योंकि सेम लास्ट सेम है सेम 6 है. इसमें आपके पास इसके बाद और कोई चांस नहीं मिलेगा परसेंटेज इंप्रूव करने या कुछ भी. तो होता है हर किसी के साथ होता है. मेरा सेम 6 था तो आई यूज टू स्टडी फॉर 12 आवर्स जिसमें डॉक्यूमेंट ये वो सब होता था. सो वो हो जाता है. वो एक फेज आता है एक टाइम के बाद में आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो भी वो हैबिट पे आ जाता है कि हाँ दिन में 12 घंटा हम लोग को कुछ ना कुछ करना है उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाता है. और आपके पास तो ये बेनिफिट है कि कॉलेज जाना नहीं है घर से ही आपको लेक्चर्स अटेंड करने मिल रहे हैं. तो आपका जो ट्रैवलिंग ये वो टाइम है वो भी बच रहा है. सो ट्राई टू इन्वेस्ट इट. ठीक है लास्ट के 2 महीने बचे हैं गिव योर बेस्ट. और मैंने आपको ऑलरेडी बोला आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई डाउट है प्रोजेक्ट में डाउट है यू कैन आस्क मी. ठीक है मैंने अपना नंबर भी दिया था मैं आपको बता देता हूँ. आप वापस चाहिए तो आप देख सकते हो. Sir? कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोई डाउट है उसके लिए वी कैन डिस्कस. आई कैन गाइड यू विद द सेम. हाँ लेकिन कुछ काम के क्वेश्चंस रहेंगे उसी के लिए. फालतू कुछ सवाल अभी कल लेक्चर है कि नहीं है ऐसा सब क्वेश्चन के लिए वहाँ पे मैसेज नहीं करना. हाँ Sir, ये जो मतलब this semester is there, that will be till April end, right? हम्म Okay. नहीं आपने कहा ना 2 महीने इसलिए आएगा कंफ्यूज कि will the year or semester end by this March? मतलब आपके प्रैक्टिकल और सब कुछ चालू होगा तो अभी आपके पास 60 डेज ही है क्योंकि उसके बाद में प्रैक्टिकल ये वो सबमिशन सब कुछ चालू होगा. तो यू कांट कंसिडर अप्रैल मंथ. आपको कंसिडर मार्च तक ही करना है. और फेब्रुवरी के वैसे भी आपके 2-3 दिन वैसे भी कम हो गए.
तो इनके हाथ में 60 डेज बचे हैं थियोरी और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सब कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वाला जो पूरा मंथ है वो आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम इस दिन है, उसका एग्जाम, इसका एग्जाम उसी में जाने वाला है। सर पर अप्रैल एंड तक तो अपना पढ़ाई रहेगा ना, उसके बाद होगा मई में ये सब तो, मतलब क्योंकि अभी उसके कोरोना साथ के में हिसाब से चलेगा, चेंज। उसके साथ में चलेगा। टाइम टेबल आगे पीछे हो सकता है, कॉलेजेस अगर चालू हुए, सेमेस्टर हम लोग को वापस टाइम पे करना है। आपके आगे के स्टडीज़ जो होते हैं टीवाई स्टूडेंट्स पास आउट हो गए तो उनके रिजल्ट्स टाइम पे अगर जनरेट हुए तो उनको आगे एमबीए, एमएससी, एमसीए कहीं पे भी एडमिशन के लिए थोड़ा बेनिफिट होता है। तो यूनिवर्सिटी अपने साइड से थोड़ा बहुत आगे पीछे पुश करेंगे, कॉलेजेस अपने साइड से थोड़ा आगे पीछे पुश करेंगे। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सरप्राइज मिल सकता है, ना मिले तो अच्छा है। 6 सेमेस्टर से सर सरप्राइजेस ही मिल रहे हैं, और कुछ तो अच्छा हो नहीं रहा है। हाँ, सो अभी इस बार भी ऐसा हो सकता है एंड देर आर चांसेस कि आपके फिजिकल एग्जाम्स हो, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ठीक है, सो विल वेट फॉर 5 मिनट्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का यूनिट 2 का, दैट इज फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको प्लान वे में एंड कंट्रोल वे में टेस्टिंग करना है, मतलब ओवर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए, अंडर टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। एज आई सेड प्रीवियसली एज वेल कि आप जब टेस्ट करते हैं सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको टेस्ट करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे इनपुट्स हम लोगों को टेस्ट ऐड करके टेस्ट करना रहता है। अब कितना लेवल तक आपको टेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ऑन टेस्टिंग, ये पता कैसे चलेगा? सो फॉर दैट रीजन वी फर्स्ट नीड टू segregate our software based on the category. Category means whether our software is compulsory or voluntary. Next is whether our software is critical or non-critical. तो उसमें से वो कौन से रेंज में आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग जो है वो डिसाइड होगा। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फंडामेंटल टेस्ट प्रोसेस विच डिफाइंस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स सॉरी ऑफ ऑल गुड टेस्टिंग इज बेस्ड अपॉन द गुड टेस्टिंग प्लान। और ये टेस्टिंग प्लान कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट केस टेबल। तो आपका टेस्ट केस टेबल जो एक बन रहा है दैट इज योर टेस्ट प्लान, और स्टेप बाय स्टेप वही हम लोग फॉलो करेंगे। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिसाइडिंग द स्कोप एंड रिस्क ऑफ टेस्टिंग, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। डिसाइडिंग स्कोप एंड रिस्क, मतलब आप कौन से मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे मेन रिस्क क्या आ सकता है। तो वो रिस्क आपका डेवलपमेंट में आपने कवर किया है कि नहीं, उसके बेस के ऊपर होगा। ओवरऑल अप्रोच जो होगा वो, और उसके साथ में आपको टाइम टेबल बनाना है, मतलब आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते टेस्टिंग पे। सो वी हैव सपोज अलॉटेड 2 और 3 टेस्टर्स। तो वो जो 3 टेस्टर्स दिए हम लोगों ने सपोज फॉर 4 डेज, तो वो 4 दिन में ही आपको टाइम टेबल बनाना है कि इन दिस 4 और 1 वीक्स टाइम ये 2 या 3 टेस्टर्स कौन से अलग अलग अप्रोच फॉलो करके टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, बराबर है। और उसके भी स्पेसिफिक आपको जो रिसोर्सेज है वो असाइन करना है। नाउ यहाँ पे रिसोर्स असाइनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो टेस्टिंग है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है एट मेनी कंपनीज। सो जो डेवलपर ने यूज़ किए हुए मशीन्स रहते हैं जो लास्ट में यूज़ करके हो गए, उसको देन हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं इन और या उसको हम लोग फिर ऐड करते हैं ऑन दिस पार्ट, मतलब ऑन टेस्टिंग, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि टेस्ट कंट्रोल हैज़ द फॉलोइंग मेजर टास्क टू मेजर एंड एनालाइज द रिजल्ट्स, रिव्यू टेस्टिंग होगा, और टू मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस बनते जाएगा। इसके साथ में वो भी आपको देखना है कि आपने टेस्ट कवरेज जो है वो कितना किया है, और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। एग्जिट क्राइटेरिया मतलब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका 200 मार्क का प्रोजेक्ट है, सो अगर ये लेवल तक का आपका इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना लेवल तक का आपका प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट है, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू शो दैट प्रोजेक्ट टू एक्सटर्नल। अगर उतना कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आप एक्सटर्नल के पास जाओगे तो एक्सटर्नल विल नॉट कंसिडर इट, और वो आपको फेल भी कर सकता है। तो दैट इज़ द एग्जिट क्राइटेरिया। जैसे हम लोग बीएससी बोलते हैं तो वी डू हैव एन एग्जिट क्राइटेरिया, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट में मिनिमम इतने मार्क्स रहेंगे और फाइनल एग्जाम में इतने आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअली पास हो रहे हैं, देन ओनली विल गिव यू अ डिग्री। और उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके हिसाब से
वो डिग्री के ऊपर अलग अलग ग्रेड्स आएंगे आपको, और वो ग्रेड्स के बेस के ऊपर वी कैन डिसाइड कि ओके एग्जिट क्राइटेरिया तो हो गया है, मतलब हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें कितना % ग्रेड के साथ में हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। देन उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, करेक्टिव एक्शन होगा, और ये करेक्टिव एक्शन कौन से बेसिस पे होगा, करेक्टिव मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस के 4 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, CAP², करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। सो करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब फिक्सिंग बग्स एंड एरर। सो टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन क्या बोला है, टू रिव्यू द टेस्ट बेसिस इज इंफॉर्मेशन ऑन विच टेस्ट केसेस, देखो इंफॉर्मेशन ऑन विच टेस्ट केसेस आर बेस्ड, जैसे आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बेस के ऊपर आपका टेस्ट केसेस टेबल बनेगा, जो एक्सेल टाइप जो टेबल हम लोगों ने देखा था। डिज़ाइंस जो आपके अलग अलग है, लाइक वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेन डिज़ाइंस, और उसके अंदर वापस आपके सब डिज़ाइंस रहेंगे। मेन 3 कैटेगरी क्या है, वी हैव अ आर्किटेक्चरल, सिस्टम एंड हाई लेवल, और उसके अंदर वापस आपके सब कैटेगराइजेशन आएंगे, DFD, ER, यूज केस, क्लास डायग्राम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन प्रोडक्ट रिस्क एनालिसिस क्या है आपका, वो देखेंगे हम लोग, तो उसमें सबसे रिस्की फैक्टर्स क्या है उसका आएगा। देन इंटरफेसेस कौन से है वो, एंड टू आइडेंटिफाई टेस्ट कंडीशन, देन टेस्ट केस, हम लोग ये सब कंडीशंस को ध्यान में रख के अलग से ऐसे टेस्ट केसेस बनेंगे फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स, एंड देन उसको हम लोग टेस्ट एनवायरनमेंट में सेटअप करेंगे। रिमेंबर, मतलब आपके पास डेवलपर के पास हाई एंड कंप्यूटर्स है, लेकिन क्लाइंट के पास इतना हाई एंड कंप्यूटर्स नहीं रहेंगे, तो क्लाइंट जो टाइप के डिवाइस या कंप्यूटर्स पे वर्क करने वाला है वैसे डिवाइसेस के ऊपर हम लोग अपना ये टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन, क्रिएटिंग टेस्ट सूट्स, एग्जीक्यूट करो उसको, चेकिंग द टेस्ट एनवायरनमेंट, अपडेटिंग ट्रेसेबिलिटी बिटवीन टेस्ट बेसिस एंड टेस्ट केस, मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट केस बनाए थे और अभी हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं कितने टाइम में कर रहे हैं, और वो एग्जैक्टली यूजर एनवायरनमेंट में कितना % वो सक्सेस जा रहा है। डेवलपर एंड पे तो प्रॉपर हो गया था क्योंकि उसके पास बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स थे, बहुत फास्ट इंटरनेट था, लेकिन जब क्लाइंट एंड पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो उसके पास ना ही इतना फास्ट इंटरनेट है, ना ही उतने हाई कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर्स है या डिवाइसेस है। सो वो टाइम पे आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखेंगे हम लोग। एग्जीक्यूटिंग टेस्ट प्रोसीजर्स, बराबर है, अलग अलग एग्जीक्यूशन टूल्स यूज करेंगे, टेस्ट एग्जीक्यूशन टूल्स। रिमेंबर वी हैव सम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स एज वेल। सो अब जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे तो सारे टेस्ट जो है वो मैनुअल नहीं होता है, वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर, लाइक वी हैव sometimes we use some ready testing tools like Selenium ID आपने सुना, Selenium ID आपने सुना रहेगा, ठीक है। सो Selenium ID is a ready testing tool, जहाँ पे मैं एक सपोज मुझे साइन अप चेक करना है, सो मैंने साइन अप का कोड लिखा, जैसे मैं साइन अप का कोड लिखूंगा वैसा वैसा वो सारे कमांड्स ऑटोमेटिक जनरेट करके वो पूरा चीज़ें वो रिकॉर्ड करते जाएगा। अब मैं वही साइन अप का कोड मैंने 10 कंप्यूटर पे ऐड किया और वो 10 कंप्यूटर पे एक साथ उसको एग्जीक्यूट किया और चेक करूंगा कि ये 10 कंप्यूटर से जब साथ में साइन अप हो रहा है तो आपका कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा है। देन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड एंड रिपोर्टिंग एरर्स एंड इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट मतलब अनइंटेंशनल कोई एक सरप्राइज एरर अगर आ गया वो बताएंगे हम लोग। एग्जिट क्राइटेरिया इवोल्यूशन के बेस के ऊपर आई कैन से कि सारे क्रिटिकल, मेजर एंड मॉडरेट या क्रिटिकल एंड मेजर एरर्स सारे सॉल्व हो गए, फ्यू मॉडरेट एरर्स बाकी, और बाकी के जो थोड़े वो माइनर टाइप के एरर्स है, तो दैट इज एन एग्जिट क्राइटेरिया कि ओके नाउ we don't have any critical or major errors present in our system, that means we can send it or deploy that software on the client side, और देन सेम रिपोर्टिंग और ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वी विल सेट द क्राइटेरिया फॉर ईच टेस्ट लेवल अगेंस्ट विच वी विल मेजर इनफ टेस्टिंग इज डन और नॉट, दैट इज द एग्जिट क्राइटेरिया। सो मैक्सिमम टेस्ट केस आर एग्जीक्यूटेड विथ सर्टन पास परसेंटेज। सर्टन पास परसेंटेज मतलब मैंने सपोज सब मॉड्यूल है मेरा एक स्टूडेंट सब मॉड्यूल है और उसके लिए मैंने सपोज 100 टेस्ट केस लिखे थे, और वो 100 टेस्ट केस में से अगर 60 टेस्ट केस अगर सक्सेसफुली पास होते हैं, सो दैट इज़ द पास क्राइटेरिया। जैसे हम लोग पेपर में रखते हैं ना, इन 75 मार्क का अगर पेपर है सो 30 इज़ द पासिंग,
सो एग्जैक्टली सेम वे सपोज वी हैव 100 टेस्ट केसेस, तो उसमें से 40 50 या 60 अगर सक्सेसफुल हो गए, दैट इज द पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया। बग रेट कितना है, देन व्हेन वी अचीव द डेडलाइन। सो अगर आपको कितना परसेंट, मतलब समझो कि अगर मेरे डेडलाइन बहुत पास में, तो फिर मैं क्या करूँगा, पासिंग परसेंटेज तक सारे टेस्ट केस को लेके जाके छोड़ दूंगा। मतलब उतना टेस्ट अगर पास हो रहे हैं, मतलब ठीक है, हम लोग का सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट एंड पे जाने के लिए रेडी है। बाद में जो भी चेंजेस या बाद में जो भी कुछ सॉल्व करना है, बग्स या फिक्स करना है, वो मैं क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय एक बार हो गया टाइम पे, बाद में हम लोग कर सकते हैं। सो इवेल्युएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया टू चेक टेस्ट लॉग्स। लॉग्स का मतलब डायरी होता है। तो हम लोगों ने कितने टेस्ट किए, किसने किसने किए, उसका क्या रिपोर्ट आया, ये सब हम लोग देखेंगे और उसके बेस के ऊपर विल डिसाइड कि हाँ एग्जिट होना चाहिए क्या नहीं। एंड लास्ट में जो आता है वो आता है टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर मतलब कौन से पॉइंट पे आगे हम लोग टेस्टिंग बंद करेंगे, कहाँ पे जाके आपको टेस्ट को बंद करना है। लाइक व्हेन ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड आर नीडेड फॉर टेस्टिंग, व्हेन प्रोजेक्ट इज कैंसल्ड या वी अचीव द टारगेट। सो एक तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया या हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया, दैट टाइम वी कैन स्टॉप द टेस्टिंग और वी कैन क्लोज द टेस्टिंग। या फिर व्हेन मेंटेनेंस रिलीज और अपडेट इज डन। सो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का ख़त्म हो गया, मेंटेनेंस पार्ट हम लोगों का ख़त्म हो गया और मेंटेनेंस में हम लोगों ने कोई एक न्यू फीचर रिलीज़ कर दी है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सो दैट टाइम वी कैन कंसिडर कि ओके अभी टेस्टिंग जो है वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, टेस्ट क्लोजर में क्या क्या आएगा, टू चेक वेदर प्लान डिलीवरेबल्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड और नॉट। और उसके साथ में कोई एक सरप्राइज, कोई बग्स या कुछ आ रहा है, उसको भी हम लोग रिपोर्ट करते रहेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सो दैट ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वापस ना आए। टू फाइनलाइज एंड अचीव टेस्ट, है ना, वो देखेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग के अलग से एनवायरनमेंट और वो सब रहेगा, वही है सेम। और देखो उसके आगे क्या बोला है, टू फाइनलाइज एंड अचीव टेस्ट वेयर सच एज, कोई एक स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर किया था प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट में, वो सेम हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीयूज़ कर सकते हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट क्या था, सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग रखेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग रीयूज़ कर पाए। एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेस्टवेयर हम लोगों ने बनाया, टेस्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट वो भी सेम वे में वो सेम सॉफ्टवेयर को मॉनिटर कर पाए जैसे हम लोगों ने टेस्टिंग पार्ट में किया था। देन साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देर इज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग। अगर डेवलपर का साइकोलॉजी देखेंगे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेस्टर, एंड यूज़र का साइकोलॉजी अगर देखेंगे अगेन इट इज़ डिफरेंट कंपेयर टू टेस्टर एंड डिज़ाइनर, टेस्टर एंड डेवलपर। तो यहाँ पे वो सेम पॉइंट्स दिए आपको। सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड टेस्टिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ह्यूमन बींग्स रिएक्शन इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ हैपनिंग वेरीज वाइडली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन सराउंडिंग्स। सो देखो जैसे आपका सिचुएशन, प्लेटफॉर्म, एनवायरनमेंट, प्लेस चेंज होगा, वैसा साइकोलॉजी टेस्टिंग जो है वो भी चेंज होगा। लाइक फेसबुक वी आर टेस्टिंग इन अमेरिका इज डिफरेंट देन फेसबुक वी आर टेस्टिंग इन इंडिया, and is different when we are testing the same Facebook in China, because as we know there are when we talk about the communist country, तो communist country जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है अपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर, एंड दे डोंट वांट एनी सच थिंग जो वो अलाउ नहीं कर रहे ऐसा कुछ भी उनके जो सिटीजन्स हैं उनको दिखाई दे, बराबर है। तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे कि आप जो टेस्ट करेंगे, द वे वी आर गोइंग टू टेस्ट इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू हाउ वी आर टेस्टिंग समथिंग इन यूएस और इन सम अदर कंट्री। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट के अंदर अब हिजाब जो है वो कंपलसरी कहीं कहीं पे कोई कोई कंट्री में। सो अगर वो लोग जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर मतलब वही सेम प्लेटफॉर्म अगर उनके कंट्री में जा रहा है एंड वहाँ पे आप देखो कि ऐसे कोई वीडियोस अगर आ रहा है, सो एज पर देयर कल्चर समथिंग इज़ नॉट अलाउड इन देयर कल्चर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो टाइम पे हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे, उस वैसे वीडियोस को हम लोग बैन करेंगे। सो ये सारे जो पैटर्न्स है ना वो वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। गेटिंग? सो सिचुएशन सराउंडिंग इमोशंस जैसे चेंज होंगे वैसे ही अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा।
So as you can see, such a complex nature of human being, and certainly there is no exception at the workplace too. So अगर एक सेम सॉफ्टवेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाने वाला है तो वहाँ पे हम लोगों का टेस्टिंग के अंदर भी चेंजेस होंगे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री. The quality of job done by a software tester is directly proportional to his or her psychology और maturity. वो कितने रेडी है, वो कितने एक्सपर्ट है उसमें, उसके हिसाब से दे कैन इजीली आइडेंटिफाई द बग्स और एरर्स विच आर प्रेजेंट, और द result which is generated from the software, whether that result is suitable for China type of country or Middle East country or not, या फिर आपको वापस वहाँ पे कोई कंडीशन फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट आफ्टर अ लिमिट आपका जो वेबसाइट है वो सर्टन चीज़ों को दूसरा वापस वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा कुछ दूसरे कंटेंट डिस्प्ले ना करे. आप देखो जैसे 2008-9 में गूगल को बैन किया था चाइना में, बिकॉज जो भी वो गूगल पे सर्च करते थे चाइनीज सिटीजन, वो डायरेक्ट गूगल प्रोवाइड करता था. देन थोड़ा टाइम के बाद में वहाँ के सिटीजन्स ने डिमांड किया तो वापस गवर्नमेंट ने अलाउ किया. देन वापस डिस्प्यूट हुए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड गूगल के बीच में, तो गूगल ने वापस बैन कर दिया, मतलब चाइना ने वापस गूगल को बैन किया. और उसके बाद में गूगल को रियलाइज़ होता है कि अगर इंडिया में इंडिया विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और यहाँ पे अगर उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, एंड द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना, इंडिया में 40% पीपल आर यूजिंग और कनेक्टेड विथ इंटरनेट. इन चाइना more than 90% पीपल आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट. सो इंडिया में अगर उनका 40% पीपल के बेस पे उनका अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है, तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे 90% पीपल आर कनेक्टेड विथ इंटरनेट, तो वहाँ पे उनका बेनिफिट कितना होगा. एंड हेंस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सम ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, जो गूगल है, दे स्टार्टेड एज अ ड्रैगन फ्लाई नेम सर्च इंजन इन चाइना. आज के टाइम पे ड्रैगन फ्लाई नाम से चलता है चाइना में गूगल. सो ये जो है ना, ये हम लोगों का कुछ प्रोफाउंड लेवल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं. सो और टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आते हैं ये भी देखना है. मतलब रिजल्ट्स आना, आउटपुट आना करेक्ट भी आ रहा है तो भी वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज वहाँ के कल्चर, वहाँ के सिचुएशन से वो मैच नहीं कर रहा है. सो यहाँ पे क्या बोला है, और इसके लिए आप देखो कि अलग अलग कंट्री में हम लोग अलग अलग टेस्टर्स रखते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को वहाँ के कल्चर के हिसाब से टेस्ट करके बताएंगे वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट. गेटिंग. देन नेक्स्ट आपको क्या बोला, द माइंडसेट ऑफ टेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अ डेवलपर. व्हेन वी बिल्ड समथिंग वी आर वर्किंग पॉजिटिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रियलाइज दैट प्रोडक्ट मीट्स द कस्टमर नीड्स. हाउएवर टेस्टर क्या है, टेस्ट अ प्रोडक्ट वी आर लुकिंग फॉर अ डिफेक्ट. मतलब टेस्टर का साइकोलॉजी क्या है कि भाई ढूंढ के कोई एरर या डिफेक्ट निकालो. डेवलपर का वो नहीं है. डेवलपर का काम क्या है कि भाई ये रिक्वायरमेंट आया, वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो. वो मिस्टेक ढूंढने नहीं बैठा है, वो डेवलपमेंट करने बैठा है. सो जब टेस्टर अगर बैठता है तो उसका काम ही वो है कि भाई मिस्टेक या डिफेक्ट ढूंढ के निकालो. और जो डेवलपर है उसका काम क्या है, डेवलप समथिंग विच कैन मीट और विच कैन अचीव दी कस्टमर एक्सपेक्टेशन. सो इसके लिए अगर आप देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ जॉब डन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीज और हर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. एंड दैट्स वाई आपने एसपीएम में जहाँ पे हम लोगों ने स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि वी शुड सिलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब. अगर कोई एक डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो उसको हम लोग टेस्टिंग में नहीं डालेंगे, और कोई अगर टेस्टिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको डेवलपमेंट में नहीं डालो, और अगर डिज़ाइनिंग में मत डालो, सो दैट उनके पास वो मैच्योरिटी हो और वो अपना 100% दे पाए, और उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिल पाए. नाउ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस अवॉइड्स ऑथर्स बायस एंड ऑफन मोर इफेक्टिव इन फाइंडिंग डिफेक्ट्स ऑफ फेलियर. टेस्ट क्या होगा, टेस्ट बाय द पर्सन हु राइट द आइटम, टेस्ट बाय अनदर पर्सन विद इन द सेम टीम. लाइक एक प्रोग्रामर है तो दूसरा प्रोग्रामर टेस्ट करेगा.
या फिर हम लोग कोई दूसरे ग्रुप को देंगे। आप समझो कि हम लोग के कोई राइवल्स है, बराबर है, हम लोग के कोई कॉम्पिटिटर है। अगर मैं उसको अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करने दे रहा हूँ ना, तो वो मैक्सिमम डिफेक्ट्स ढूंढने का ट्राई करेगा, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल कैसे रहेगा कि उतना ही मेरे लेस प्रॉब्लम्स होंगे जब मैं वो सॉफ्टवेयर को क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा। टेस्ट बाय अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी सच एज आउटसोर्स टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेस्टिंग का, लाइक ISO के साइड से सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होते हैं। Now, as you can see, we all make mistakes and sometimes we get annoyed and upset or depressed when someone points out them. So when a tester, we run a test which is a good test from our point of view because we found the defect and failure in the software. But at the same point of time, we need to very careful how we react or report the defect and failure to the programmer. क्योंकि बहुत बार अगर मैं ये वे में अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तूने ये क्या डेवलप किया हुआ है, तेरे को समझ में आता है कि नहीं, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंसल्टिंग टू देम। एंड रिमेंबर, बहुत बार क्या होता है कि वी ट्राई टू प्रोजेक्ट सम डिफेक्ट्स और एरर्स। अब जब तक डेवलपर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, तब तक वो सॉल्व नहीं करेगा। तो बहुत बार हम लोग जब ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो हम लोग बहुत प्रॉपर वे में चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। आपको ये वे में ऑफिशियल एक वे में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है, जिससे दे कैन एक्सेप्ट इट। बिकॉज कोई एक प्रॉब्लम है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत प्रॉपर वे में रिपोर्ट करना है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का डिग्निटी हर्ट हो जाए। गेटिंग, ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट, द पीपल हु बिल्ड द एप्लीकेशन may react defensively and take his report defect as a personal criticism। जैसे मैंने बोला, हम लोगों का आपस में कोई डिस्प्यूट है और मैंने ही आपका वो बग आइडेंटिफाई किया, सो यू फील कि ओके हम दोनों की बनती नहीं है, इसके लिए ही इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज मी, ही इज ट्राइंग टू फाइंड डिफेक्ट्स इन माई वर्क। ये हो सकता है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर मे बी अनॉयड विद एवरीवन फॉर होल्डिंग अप द प्रोजेक्ट एंड कस्टमर मे लूज कॉन्फिडेंस। जब इतने सारे लोग अगर अलग अलग डिफेक्ट बता रहे हैं, सो कस्टमर ऑफ कोर्स ही विल लूज द कॉन्फिडेंस इन योर प्रोजेक्ट, क्योंकि क्या प्रोजेक्ट बना है, हर दूसरा बंदा जो है वो कोई ना कोई डिफेक्ट या बग लेके आ रहा है। सो हाउ कैन आई यूज सच प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो इसके लिए हम लोगों को बहुत एक प्रॉपर मच्योर वे में ये सारे चीज़ें करने रहते हैं। एंड रिपोर्टिंग बग्स और एरर्स, उसका भी एक मच्योर वे रहता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर मेरे पास अलग अलग मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स है, सो जो अलग अलग मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स है वो सबका मैं एक सिंगल रिपोर्टिंग नहीं करूँगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो भी मेरे अलग अलग बग्स है, जो भी मेरे अलग अलग मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स है, वो हर एक अलग अलग मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल का मैं अलग अलग बग्स रिपोर्ट करूँगा, जिसको हम लोग लॉग्स बोलते हैं। और उसमें से भी कौन से बग्स या एरर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले बग्स और एरर्स को सबसे पहले मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, या उसको मैं प्रायोरिटी पे रखूँगा। ठीक है, और बाकी के जो थोड़े कुछ लेस क्रिटिकल या कुछ कम इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं बाद में प्रायोरिटी पे रखूँगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट्स? तो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। No, sir. Okay. Let's continue again. Now next आपको बोला है historical perspective of testing। क्या बोला है? देखो, the origin of software testing can be tracked back to 50s। मतलब बहुत टाइम पहले से अगर आप देखेंगे तो ये टेस्टिंग, डीबगिंग ये होते ही रहता है। अब लेट 50s में यहाँ पे था कि हम लोग डीबगिंग करते थे। देन 70s में इसको इवॉल्व करके हम लोग क्या लेके आए? डिस्ट्रक्शन। The testers would break down the code to find out the gaps. This method was effective until prevention-oriented methodology were discovered with the software application more robust. So जब हम लोगों के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऐसे हाई जो हम लोग आज के टाइम पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं,
देन फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं वो लैंग्वेजेस के साथ में। ये सब जब हम लोग के पास अवेलेबल नहीं थे, हर एक लाइन हम लोग को स्क्रैच से खुद से लिखना पड़ता था। वो टाइम पे टेस्टिंग अप्रोच जो था वो बहुत अलग था। वो टाइम पे टेस्टिंग अप्रोच ऐसा नहीं था ना, वो टाइम पे ऐसे सेग्रीगेशन हुआ करते थे कि कोई लोग रहेंगे जो खाली टेस्टिंग ही करेंगे, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई लोग रहेंगे जो डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, देन डिटेल टेस्टिंग वो नहीं कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जैसे हम लोगों के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, लैंग्वेजेस हम लोग के अपडेट हुए, उसके साथ इतने लाइब्रेरीज आते गए कि अभी आप कोड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो कोड लिखा है उसमें बग्स या डिफेक्ट्स तो ज़रूर मिलता है। वो टाइम पे ही आया। सो डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग क्या है? A process of evaluating functionality of a software application with an intent or intention to find whether the developed software met the specific requirement or not। बराबर है। और उसमें आपको डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है या उसको डिफेक्ट फ्री करना है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री या 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता। हर एक सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स तो मिलेंगी। सो यहाँ पे वही दिया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ब्रॉड प्रोसेस दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंटरलिंक्ड, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे। अब देखो कि अगर मैं जब मॉड्यूल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल और उसके प्रोसेसेस रहते हैं। ये आपस में जब कनेक्ट होते हैं तब जाके तो आपका एक मेन मॉड्यूल, एक मेन पार्ट बनेगा सॉफ्टवेयर का। सो बहुत सारे इंटरलिंक प्रोसेस होते हैं। लाइक अगर मैं साइन अप करूंगा तभी मैं लॉगिन कर सकता हूँ, और लॉगिन करूंगा तभी मैं अपने प्रोफाइल पे जा सकता हूँ, और प्रोफाइल पे अगर मैं पहुंचूंगा तभी मैं वहां पे किसी से चैट कर पाऊंगा, वीडियो कॉल कर पाऊंगा, या फिर कोई फोटो अपडेट या वीडियो अपडेट कर पाऊंगा। तो दिस प्रोसेसेस आर इंटरलिंक्ड। Then software involve examining and checking software through different testing process, verifying software for the completeness, सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए या नहीं, लाइक विद रिगार्ड टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट, है ना। इसको कंप्लीटनेस बोलेंगे। मतलब सारे जो जो रिक्वायरमेंट्स बोले थे वो सारे कंप्लीटली आपने ऐड किए, दैट इज अ फंक्शनल या बिजनेस रिक्वायरमेंट। देन आइडेंटिफाइंग टेक्निकल बग्स और एरर्स एंड इंश्योरिंग एरर फ्री सॉफ्टवेयर। अब ये एरर फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मिथ, ऐसा कभी नहीं होता है। एवरी सॉफ्टवेयर गॉट वन और द एरर बग और एन एरर और डिफेक्ट, लेकिन हम लोग सिर्फ जो काम के होते हैं, जो जिससे आपके सॉफ्टवेयर को फर्क पड़ता है ना, वही वाले सॉल्व करते हैं, बाकी सबको छोड़ देता है। देन असेसिंग यूजेबिलिटी, बराबर है, मतलब जो फंक्शंस डाला है वो कितने काम के हैं। इज देयर सम फंक्शंस जो नाम के लिए डाल तो दिए लेकिन वो यूजर्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, या उसको उसके बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा काम के नहीं है। देन परफॉर्मेंस कैसा है उसका, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस टेस्टिंग, तो वो परफॉर्मेंस से पता चलेगा। सिक्योरिटी वो प्रॉपर है। लोकलाइजेशन, मतलब जहाँ पे हम लोग उसको सेटअप कर रहे हैं जो एरिया में, और वहाँ पे कौन से टाइप का डिमांड है, और वो डिमांड और वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के हिसाब से, उनके सेंटिमेंट्स के हिसाब से कैसा बिहेव कर रहा है वो। कॉम्पिटिबल, वेदर इट इज़ कॉम्पिटिबल विद अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और नॉट, एंड इंस्टॉलेशन कितना सिंपल है, वो सब आएगा। नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है, वी स्टार्ट बाय टेस्टिंग इन द स्मॉल एंड हेड टुवर्ड्स टेस्टिंग इन द लार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब एक सिंपल इंडिविजुअल यूजर टेस्ट करना चालू करेगा और धीरे धीरे फिर हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे एक साथ बहुत सारे यूजर्स उसको सेम टेस्ट करना चालू करेंगे। जो स्टार्ट में जब एक ही यूजर टेस्ट कर रहा था तो वो उसका कोई एक ही फंक्शन टेस्ट करेगा। जब बहुत सारे यूजर्स जब टेस्ट करेंगे तो वो अलग अलग मॉड्यूल, सब मॉड्यूल पे अलग अलग प्रोसेसेस पे एक साथ काम करते रहेंगे। सो कॉनकरेंसी क्रिएट होगा, और वो कॉनकरेंसी जब क्रिएट हो रहा है तब आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है। लाइक वी हैव मल्टीपल, जैसे डेटाबेस में हम लोग कॉनकरेंसी पढ़ते हैं, सो वी हैव कॉनकरेंट एक्सेस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस वेयर multiple people are trying to get the access of the same function at same point of time. So that point of time how your system reacts, that is very important. तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Yes, from unit test we go to system test, and from one user we go to multiple users. Yes, वो same pattern यहाँ पे follow होगा। So यहाँ पे अगर आप देखेंगे we start testing in small, मतलब छोटे छोटे पार्ट में एक एक सिंगल यूजर, बाद में हम लोगों ने उसको
बड़े टेस्ट पे लेके गए जहाँ पे सारे फंक्शन साथ में आए और बहुत सारे यूजर्स एक साथ आएंगे, रियल एनवायरनमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे। फॉर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर एन इनिशियल फोकस इज द मॉड्यूल, या एक कंपोनेंट होगा आपका सॉफ्टवेयर का, बराबर है। उसके बाद में क्या आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, ये आपका यूनिट टेस्ट हो गया। इनिशियल फोकस किस पे, आपका एक मॉड्यूल, एक कंपोनेंट या एक यूनिट पे, दैट इज यूनिट टेस्ट। उसके बाद में एक मॉड्यूल को हम लोग दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे, देखो वही आ रहा है, यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट होने के बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट है। इंटीग्रेशन में आपके टाइप्स है, उसके बाद में आपका वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, वो सब आएगा। सो अब वही पढ़ने वाले हम लोग, ध्यान देना। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कुछ नए चीज़ है, आज के लिए हम लोग नहीं करते हैं। अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ से थोड़ा एक लंबा टॉपिक चलेगा, मिनिमम हाफ एन आवर का। सो अगर कंटिन्यूस अभी अगर मैं कराऊंगा तो थोड़ा बाउंसर जाएगा, या फिर हम लोग देख लेते हैं। चलो यूनिट टेस्ट तो ख़त्म करते हैं। सो यूनिट टेस्ट में आपको देखो क्या बोला है। यूनिट टेस्ट बहुत सिंपल है। यूनिट टेस्ट फोकस वेरिफिकेशन एफर्ट्स ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और अ मॉड्यूल, एक छोटे से पार्ट को। जैसे यहाँ पे देखो मॉड्यूल टू बी टेस्टेड, तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पे आपके टेस्ट केसेस टेबल बनाया हुआ है, और सॉरी, ये टेबल में जो अलग अलग टेस्ट केस लिखे उसके हिसाब से ये इंडिविजुअल मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करेंगे, और फाइनल रिजल्ट में कितने परसेंट ये टेस्ट में से कितने परसेंट टेस्ट केस सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, कितने सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुए, ये सब हम लोग टेस्ट रिजल्ट में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या बोला है, द मॉड्यूल इंटरफेस इज टेस्टेड टू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। द लोकल डेटा स्ट्रक्चर इज चेक्ड टू एंश्योर दैट द डेटा स्टोर्ड टेम्पररी रिटेन्स द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब वो डेटा का डेटा कहीं टेम्पर नहीं हो रहा है, या उसका वैल्यू कहीं पे मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ये देखेंगे हम लोग, बराबर है। क्योंकि अगर डेटा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सपोज बैंक अकाउंट में मुझे डेटा स्टोर करना है लाइक 100 रुपीज़ एंड 50 पैसा, अब वहाँ पे सिर्फ उसने 100 रुपीज़ कंसिडर किया, 50 पैसा उसने छोड़ दिया, सो वो क्या हो गया, इंटीग्रिटी जो है वो मिसमैच हो गया। एंड उसके आगे बाउंड्री कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज बाउंड्री कंडीशंस? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एग्जांपल भी दिया था आपको, बोलो जल्दी से। So extreme situations हाँ, wherein we critical time, like you're given an example wherein a user is trying to book a ticket, हाँ, और उसके में डिफरेंस है, मतलब या फिर we applying for a job wherein a birthday lies between two dates, like 12 बजे हम इस एज के हो जाएंगे, पर उससे पहले हम 1 साल छोटे हैं, तो हाँ। जो एज क्राइटेरिया है वो कहाँ पर फॉल करता है, एंड हाउ वी वेयर वी स्टैंड एंड हाउ इट विल बी फर्दर। यस एग्जैक्टली। सो अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या देखा था कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जॉब एलिजिबिलिटी, सो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 21 ईयर्स एंड अबोव आर ओनली एलिजिबल फॉर द जॉब। सो अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस मतलब अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आज मेरा जो एज है वो है 20 ईयर्स 11 मंथ्स एंड सपोज 29 डेज एंड सम आवर्स, मतलब आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल बी 21 ईयर्स। सो वो टाइम पे आपको जब मैं बाउंड्री वैल्यू डाल रहा हूँ 12 o'clock के पहले, अगर मैं 11:55 को अगर एप्लीकेशन डालूंगा देन आई एम नॉट एलिजिबल। एंड 12 o'clock के बाद जब मेरा नेक्स्ट बर्थडे आ गया, उस दिन से मेरा एज जो है वो चेंज हो गया, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द जॉब। सो बाउंड्री कंडीशन के साथ कैसे टैकल करेगा। देन अगर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है हम लोग का, तो उसमें आप देखो, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी के परसेंटेज अगर 34.99 परसेंटाइल है, स्टिल ही इज फेल, एंड जैसे ही उसका परसेंटेज अगर 35 होता है या 35.01 होता है, 35.01 परसेंटाइल, स्टिल ही गॉट अ पास क्लास। सो देखो अगर वो 34.99 से 35.01 पे आ रहा है, अगर 2 परसेंटाइल का अगर डिफरेंस है ना, तो भी वो पास से फेल हो जाएगा, फेल से पास हो जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर उसके परसेंटाइल्स अगर सपोज 59.99 है, स्टिल कंसिडर्ड एज अ सेकेंड क्लास,
और 60.01 होगा देन इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट क्लास, या 60.00 होगा स्टिल ही कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट क्लास. सो दैट इज द बाउंड्री कंडीशंस जहाँ पे एक परसेंटाइल से उसका क्लास चेंज हो रहा है. लाइक फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास हो रहा है, सेकेंड से फर्स्ट क्लास हो रहा है. सेम वे डिस्टिंक्शन में भी होगा, या फिर जब हम लोग ग्रेड असाइन कर रहे हैं ग्रेड में भी होगा. सो वो टाइम पे बाउंड्री कंडीशंस आर टेस्टेड टू मेक श्योर द मॉड्यूल ऑपरेट्स प्रॉपरली एट द बाउंड्री लेवल्स. नॉर्मल अगर मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ कि ओके 55% है, तो ही कैन इजीली ही कैन दैट मॉड्यूल कैन इजीली जज कि ओके सेकेंड क्लास है. इफ आई से 65 है, दैट मॉड्यूल कैन इजीली जज कि ओके चलो फर्स्ट क्लास है. बट अगर जब मैं ऐसे कोई कंडीशंस ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे जो वैल्यू है वो एकदम बाउंड्री का है, दैट टाइम दिस इज वेरी डिफिकल्ट. सो ऑल independent path through the control structure are exercised to ensure that all statements in module have executed at least once. So यूनिट टेस्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग के पास मॉड्यूल है, बराबर है. अब मॉड्यूल के लिए ड्राइवर्स है, मतलब आप क्या डेटा एंटर करेंगे तब जाके ये काम करेगा. सो ड्राइवर्स में क्या क्या आएगा, इंटरफेस, लोकल डेटा स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का, एल्गोरिदम्स क्या है, बाउंड्री कंडीशंस क्या डाल रहे हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट पाथ मतलब जो फंक्शंस में एग्जीक्यूट करूंगा उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट कोई दूसरी जगह पे नहीं पड़ रहा है, या उसका रिजल्ट और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है. लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट पाथ मतलब मैं कोई एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. सो अगर मैं कॉलेज वेबसाइट बना रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इवेंट में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूँ. सो वेदर दे पार्टिसिपेट इन इवेंट और दे डोंट पार्टिसिपेट, इट्स नो वे गोइंग टू लिंक विद द रिजल्ट, विद द अटेंडेंस और एनी अदर थिंग गेटिंग. सो दैट इज एन इंडिपेंडेंट पाथ. देन एक आएगा एरर हैंडलिंग पाथ, और ये सब जो है दिस आर द बेसिक ड्राइवर्स जो हम लोग टेस्ट केस जो लिखेंगे वो टाइम पे ये सारे चीज़ों पे फोकस रखेंगे हम लोग, और उसके बेस के ऊपर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा. एंड उसमें आपको देखो यहाँ पे मल्टीपल स्टब्स है. अब ये क्या होता है ना, वो आगे हम लोग देखेंगे, मैं आपको अलग से बताऊंगा. यहाँ पे देखो वी हैव टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच उसके अंदर है. सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक साथ में अगर बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा. हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं ये. आज अभी कुछ डाउट है तो पूछो मुझे. एनीवन, एनी डाउट्स? Sir, यस. sir, ये जो arrow है from the drivers, that is the हाँ results वाला जो arrow है, हाँ, it should be pointing towards the test case ना, वो नीचे कहाँ जा रहा है? नहीं, व्हाट वी आर सेइंग इन दिस डायग्राम, दिस आर द टेस्ट केसेस. और वो Okay, केसेस हम लोगों ने कौन से बेस पे बनाया, बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरफेस विच वी yes sir. एडेड. देन लोकल डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो एल्गोरिदम्स हम लोगों ने लिखे हैं वो एल्गोरिदम Yes. के साथ में हम लोगों ने जो बाउंड्री कंडीशंस डाले हैं वो उसके साथ में, जैसे मैंने कॉलेज वाला बोला कि वी हैव इवेंट पार्टिसिपेशन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, कॉलेज सॉफ्टवेयर है. एंड अलग अलग एरर हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग या ऐसा कुछ आपने डाला है जहाँ पे वो रन टाइम एरर इजीली खुद से हैंडल कर सकता है वो. तो ये सब हाँ. कंबाइन किया है हम लोगों ने टेस्ट केस, मतलब टेस्ट केस जो बनाएंगे उसमें ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. एंड दिस इज बेसिकली हैंड ओवर टू आवर मेन टेस्टिंग ड्राइवर्स, और वो क्या फाइनल रिजल्ट जनरेट कर रहा है. सो वी हैव अ मॉड्यूल, वो मॉड्यूल को हम लोगों ने ये टेस्ट केस दिए, और वो फिर द टेस्टर इज गोइंग टू ड्राइव द फाइनल रिजल्ट, और वो बताएगा कि क्या आउटपुट मिल रहा है. Okay. तो सर जो मॉड्यूल का जो लाइन जा रहा है ड्राइवर की तरफ, what does that specify? मतलब दिस इज द मेन मॉड्यूल जो हम लोगों ने बनाया हुआ है हाँ सर. पर है. हाँ, सो वो यहाँ पे ये हाँ. टेस्टर है, ही इज द ड्राइवर, और यहाँ पे ये लोकल टेस्ट केसेस है. दिस आर द केसेस लाइक आई कैन से कि ओके मुझे अगर एक कार टेस्ट करना है, सो ये उसका एक मॉडल, लाइक वी हैव वन कार, बराबर है. जैसे हम लोग के पास Okay. इलेक्ट्रिक कार है, सो ये इलेक्ट्रिक कार हम लोगों ने ड्राइवर को दिया और उसको बोला कि ओके यू सपोज टू ड्राइव इट फ्रॉम दिस रूट, हाईवे से, लिंक रोड से, मेन रोड से, ट्रैफिक वाले यहाँ से, कोई एक जो फ्लाईओवर ज़्यादा रहेंगे उसमें से, खड्डा ज़्यादा रहेगा उसमें से, कोई फॉरेस्ट एरिया रहेगा उसमें से. सो ये अलग अलग वे में हम लोग यहाँ पे कंडीशन टेस्ट केस दे रहे हैं कि वो कार को कहाँ कहाँ से ड्राइव करना है. एंड देन ड्राइवर विल सबमिट द फाइनल रिजल्ट कि ओके ये हम लोग का इलेक्ट्रिक कार है जिसको मैंने ये अलग अलग रूट से ड्राइव किया, कभी इतना दूर तक ड्राइव किया, कभी एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे ड्राइव किया, कभी हम लोगों ने डायरेक्टली उसका पिकअप क्या है वो देखने के लिए ड्राइव किया. सो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू सबमिट इट.
ओके सो इट्स लाइक मॉड्यूल भी ड्राइवर के पास जाता है, वो मॉड्यूल के अंदर जो टेस्ट केसेस होते हैं बोथ ऑफ देम एक्चुअली मॉड्यूल एंड टेस्ट केसेस का इंटरेक्शन इज विद द ड्राइवर हु फाइनली जनरेट्स रिजल्ट। यस। ओके समझा। और बाकी का उसका जो है ना वो मैं फिर मतलब आगे जो टॉप डाउन और बाकी के जो अप्रोचेस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। एक साथ ओके कुछ नहीं समझेगा, वो थोड़ा सा उसमें मुझे और एक्सप्लेन करना है। ओके सर। हाँ, एंड यू आस्क्ड समथिंग लाइक वी हैड डिस्कस। हाँ, टिकट। नो सर। हाँ हाँ वो आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट दैट एक्सट्रीम पॉइंट वेयर यू सेड दैट उसमें बाउंड्रीज के वजह से मतलब उसमें प्राइस में फर्क पड़ जाएगा तो इट विल शो हाउ इनएफिशिएंट या रिलायबिलिटी प्रोग्राम का नहीं, सॉफ्टवेयर का नहीं है। So that I यस। was saying. हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। यस, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? किसी को और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो विल वेट फॉर सम टाइम, देन आई विल एंड दिस लेक्चर।